क्या आप अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं या आसमान में उड़ाकर पायलट बनाना चाहते हैं? आपको ज़रूर सोचना है कि आप अपने प्यारे बच्चे और बच्चियों को क्या बनाना चाहते हैं। तो आइए आज हम आईएएस ऑफिसर बनने के तरीके को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें सोचना चाहिए? क्या आईएएस बनने के लिए माँ बाप का अमीर होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। इन तमाम बातों को दिमाग से आज ही निकाल दें। इस वीडियो में हम एज, क्वालिफ़िकेशन, अटेम्प्ट यानी कितनी बार दे सकते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न, कट ऑफ मार्क्स, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के प्रावधान को भी डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम को एक्चुअल में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहा जाता है, जो कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको लिया जाता है। इसके तहत 24 तरह की सर्विसेज आती है, जिसमें से आईएएस भी एक उसी का हिस्सा है। अब बात इन एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनमें से आईएएस और आईपीएस के लिए भारतीय होना लाजमी है, यानी इंडियन नेशनल होना ज़रूरी है, जबकि बाकी जो 22 सर्विसेज हैं इनमें भारतीयों के अलावा भूटान, नेपाल और पाकिस्तान के माइग्रेंट भी इस एग्ज़ाम को दे करके क्वालिफाई करके और नौकरी हासिल कर सकते, जो कि फॉर्म को भरते समय ही सारी खाना पूरी कर ली जाती है। जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन का सवाल है तो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी डिवीज़न से पास किया हो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और एग्ज़ाम दे सकते। जैसे आपने बीए किए हों, बीकॉम किए हों, बीएससी किए हों, बीटेक किए हों, एमबीबीएस किए हो या लॉ की डिग्री हो या किसी तरह की भी ग्रेजुएट की डिग्री हो जो 3 साल की मुद्दत में पूरी आपने की है, तो आप एग्ज़ाम देने के बिल्कुल लायक हैं। और ये अपने दिमाग में डाल लें कि आप भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं और वो तमाम चीज़ें आपके अंदर मौजूद है। जहाँ तक एज का ताल्लुक़ है तो इसमें कुछ कैद है, यानी सबसे कम से कम उम्र जिस साल आपको देना हो उस साल आपको 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और वो भी आप 1 अगस्त की तारीख को उसी साल में रख करके कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से इस एग्ज़ाम में जनरल और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मैक्सिमम एज यानी 21 साल से 32 साल के ही अंदर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये लोग 6 बार ही कोशिश कर सकते, मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट इनका जो होगा वो 6 ही होगा। इसी तरह ओबीसी की मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। 21 से 35 के अंदर ही ये लोग एग्ज़ाम देंगे और 9 बार कोशिश कर सकते हैं। एससी एसटी को 21 से 37 बरस के अंदर होना चाहिए और इनके लिए अनलिमिटेड है, मतलब जितनी बार इस मुद्दत के अंदर वो कोशिश कर सकते हैं। इनमें कोई अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनके लिए मैक्सिमम एज जो 42 है, मतलब 21 से 42 के अंदर वो कोशिश करेंगे और उसी के हिसाब से अटेम्प्ट जो दिए हुए हैं 9 बार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल के लिए है, और ओबीसी के लिए भी इसी तरह। एससी एसटी को फिर यहाँ पर अनलिमिटेड चांस मिलेंगे। अगर कोई जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 37 हो जाती है, और इसी में अगर ओबीसी हैं तो 40 और उसी में अगर एससी एसटी है तो 42, और अटेम्प्ट जिस तरह से लिखे हुए उसी तरह से करेंगे। अगर डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल है तो जो सरहद पार पर हमारी रक्षा करते हैं उनको भी छूट दी गई है। मैक्सिमम एज उनके लिए जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया वो 35, ओबीसी के लिए 38, एससी एसटी के लिए 42
और अटैम्प्ट जो दिए हुए उस हिसाब से वो कर सकते हैं। अगर आप एक सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं तो उनको भी जनरल EWS के लिए मैक्सिमम एज 37, OBC के लिए 40, SC ST के लिए 42। इस तरह अटैम्प्ट जिस तरह से दिए हुए उस तरह से फिर वो कोशिश कर सकते हैं। अब देखते हैं कि UPSC एग्ज़ाम के पार्ट और फेज़ कितने हैं। तो ये 3 पार्ट में बटे हुए। पहला प्रिलिमिनरी जो कि ऑब्जेक्टिव और MCQ पर आधारित है। दूसरा मेन जो कि डिस्क्रिप्टिव है यानी डिटेल वाले सवाल जवाब होंगे। और तीसरा जो है इंटरव्यू जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट भी जिसको कहा जाता वो है। अब पहले पार्ट यानी जनरल स्टडीज़ को देखते हैं। इसमें 2 पेपर हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ 1 है जो कि 200 नंबर का है, जो 2 घंटे में करना है, जो कि 9:30 बजे से 11:30 बजे होगा। और दूसरा पेपर जो है वो CSAT है यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 200 का है, 2 घंटे में 2:30 बजे से 4:30 बजे के अंदर आपको पूरा करना होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो क्वेश्चन का पैटर्न हमारे लिए जो है वो इजी है। हम आसानी से इसको हम आगे की ओर ले सकते। जहाँ तक क्वेश्चन और मार्क्स का प्रिलिमिनरी स्टेज का ताल्लुक है तो जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन 100 हैं और हर एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है। और CSAT में 80 क्वेश्चन होंगे जो कि 2.5 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे। इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम जान लेते हैं। पहला ये है कि रॉन्ग आंसर देने पर नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे जो कि 1/3 यानी 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। दूसरा ये कि आप अगर 2 जवाब टिक करते हैं और एक सही और दूसरा गलत है तो उसे गलत ही समझकर फिर आपके 1/3 नंबर काट लिए जा रहे हैं, यानी एक ही आपको हर हाल में गोल करना है या टिक लगाना है। तीसरा ये कि आपने कोई जवाब नहीं दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चौथा, जनरल स्टडीज़ में जो नंबर मिलेंगे वो पहले पेपर में जो है वो कट ऑफ के लिए कायम आएंगे, यानी इसका नंबर एक दूसरे से रैंकिंग करके आपको क्वालिफाई के लायक बनाएगा। जबकि CSAT में आपको 66 नंबर लाने होंगे यानी 33% कंपलसरी होगा। इससे नीचे आप लाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। पांचवा ये कि आपको दोनों ही एग्ज़ाम देना, कोई एक नहीं देने से आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब ये कि मेंस के लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब चलते हैं जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो जनरल स्टडीज़ 1 में हम देखते इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन विद करेंट अफेयर्स। अगर CSAT की बात करें तो इसके अंदर रीजनिंग एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी। अब देखते हैं इसमें अब कट ऑफ मार्क्स कितने नंबर पर पेपर 1 ही में, चूँकि सेकंड पेपर जो वो सिर्फ 33% आपको लाने तो पहले पेपर से ही कट ऑफ है। और पिछले साल 2019 के कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल के लिए 98 नंबर थे, मतलब वो 98 नंबर लाए तो क्वालिफाई कर गए थे। और 33% पेपर 2 में रहना ज़रूरी है। EWS के लिए 90 थे, OBC के लिए 95.34, SC के लिए 82, ST के लिए 72.34। यानी अगर पेपर 1 में आपने क्लियर किया है और पेपर 2 में अगर 66 नंबर से ज़्यादा आपके हैं तो आप मेन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आपको पाबंदी से इन नियमों को ध्यान देना है। तो अब मेन के लिए जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, ये कट ऑफ मार्क हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। अगर आप मेंस की बात करें तो इसमें कुल 9 पेपर्स है जिसमें
2 क्वालिफाइंग पेपर, यानी इसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर में 33% नंबर लाना है, जो कि हर एक पेपर 300 नंबर का होगा। और इसके बाद अगर मार्क्स एडेड पेपर जो कि 7 पेपर है, जो कि हर एक पेपर 250 नंबर के, इनमें कुल नंबर अगर जोड़ करके देखें तो 1750 हो जाते। दोनों क्वालिफाइंग पेपर में हमें एक भारतीय भाषा अपने चॉइस का लेना है और एक इंग्लिश पेपर लेना। अब इसके सिलेबस और मार्क्स को भी देख लेते। दोनों ही पेपर के क्वेश्चन लगभग एक तरह के होंगे। तो इसके जो सिलेबस है उसके पहला ऐसे होगा जो 100 नंबर का होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 60 नंबर का, प्रेसी राइटिंग 60 नंबर का, ट्रांसलेशन 2 तरीके से आपको करना है, इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज यानी हिंदी या और जो आप लिए हैं, और इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश मानी जो पेपर आपने लिए हैं उसको इंग्लिश में करना है। दोनों 20-20 40 नंबर के, और ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज उससे जुड़े होंगे वो भी 40 नंबर के होंगे। टोटल जो हो गए वो 300 नंबर के हो गए। ये रही उनकी बात जिनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, उन पेपर के जो सिर्फ क्वालिफाई करना। अब मार्क्स एडेड पेपर जो हैं उनकी बात करते। तो इसका पहला पेपर जो कि ऐसे है और 250 नंबर का होगा, और भाषा इसमें कैंडिडेट अपने हिसाब से चूज करेंगे जिसमें वो अच्छी सहूलत महसूस करेंगे। जनरल स्टडीज 1 जो कि दूसरा पेपर है, इसके अंदर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। उसके बाद में तीसरा जो है GS 3, इसके अंदर में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इसके अंदर होंगे। अब अगर हम लोग उसके बाद GS 3 की अगर बात करें तो इसके अंदर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। इसी तरह जनरल स्टडीज 4 की अगर बात करें तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इसके अंदर शामिल रहेंगे। सभी ये 250 नंबर के हैं। अब जो है ऑप्शनल 1 में 250, फिर ऑप्शनल 2 में भी 250 नंबर है। कुल मिलाकर ये 1750 हो जाते। एक नोट करने की बात यह है कि सभी में 10% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा, यानी हर एक कैंडिडेट को इन 7 पेपर में 25 नंबर लाना जरूरी है। बाकी में वो आगे पीछे करे, लेकिन 25 तो सभी में चाहिए ही चाहिए। ये बात हमें याद रहे। अब इन 7 पेपर्स के अगर हम बारी बारी अगर हम देख ले कि हमें चॉइस किससे करना है, तो हम थोड़ा सा चॉइस वाले पेपर को रिपीट कर देते ताकि आपको सहूलत हो जाए। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, वेटरनरी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद आ जाते हैं जूलॉजी, असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। इसके बाद आ जाते हैं कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया। फिर उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश। इस तरह इन 48 पेपर्स के अंदर से ही हमें चॉइस करना है कि कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल 1 के लिए हमें लेना है और कौन से सब्जेक्ट हमें ऑप्शनल 2 के लिए लगेंगे। इस तरह अगर हम जब चॉइस कर लेंगे तो हमें वो सारी बात समझ में आ जाएगी कि हमें कौन से पेपर लेने हैं और कौन से नहीं ले। जिसमें आपको सहूलत महसूस हो वो आप ले सकते हैं। अगर पेपर 7 के मार्क्स के कट ऑफ की बात करें तो पिछले वर्ष 2019 में जनरल के लिए 751 थे, EWS के लिए 696 थे, OBC के लिए 718,
SC के लिए 706, ST के लिए 699। इसी कट ऑफ पर 2019 में कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए थे। अब चलते हैं इंटरव्यू जो कि 275 नंबर का होता है। इसमें स्टूडेंट के पोशाक, पर्सनालिटी, सिचुएशन हैंडलिंग के तरीके पर सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह मेन और इंटरव्यू के नंबर को अगर मिला देते तो 2025 हो जाते। इस तरह फाइनल के कट ऑफ को अगर हम मिला करके देखें तो पिछले वर्ष के हिसाब से 2019 के हिसाब से जनरल 961, EWS 909, OBC 925, SC 898, ST 893 ला करके इस जंग को बखूबी आगे की ओर लेकर के गए थे। इस एग्ज़ाम में बैंकी और SSC की तरह कामयाब होने के चांसेज होते, यानी अगर 12 लाख अपियर होते तो 1000 से 1100 के करीब ही कामयाब होते, यानी स्टूडेंट की तादाद आगे चलते चलते तीनों पार्ट में कैंडिडेट छटते चले जाते हैं। क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से हमें बचपन से अपने स्टूडेंट को तैयार करना होगा। कम से कम 5 अच्छे न्यूज़पेपर जैसे हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और लोकल 2-3 न्यूज़पेपर, ये सारे को मिला करके हमें एक खजाना बना होगा ताकि हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और इन्वायरमेंट और नॉलेज हमारे पास इन्वायरमेंट रिलेटेड जानकारी काफ़ी अच्छी हो। न्यूज़ चैनल देखें, खबरों की जानकारी हमारे पास हो। आप अपने बच्चे को ज़रूर हार्ड वर्किंग बनाएं, एक न एक दिन वो ज़रूर कामयाब होंगे, उनको ज़रूर मंजिल मिलेगी। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।